हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संभव गुप्ता। एक मैं छोटे से एक टॉपिक ले रहा हूँ रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फोकसिंग कि इसमें व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट आई विल जस्ट टेल यू अबाउट माय ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, and then I will cover the financial asset and the financial liability definition from the CA Institute material. Okay, so quickly, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि तीन कंडीशंस होती हैं। जस्ट अ मिनट, क्विकली आई विल, या सो हियर, ओके, सो हियर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपकी तीन कंडीशंस होती है कि एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका स्पेसिफाइड स्पेसिफिक पार्टीज होनी चाहिए, एंड थर्ड द मोड ऑफ सेटलमेंट। सो मोड ऑफ सेटलमेंट में इट कैन बी ग्रॉस, it can be gross or net settled. ओके, सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपका अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हाई आई एम कवरिंग हियर कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट it it comes under this IS 32, um, sorry, Ind AS 32, um, Ind AS 109। ओके, तो आपका जैसे यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे कि आपका ये अकाउंटिंग इस मटेरियल में, इस मटेरियल में अगर आप देख रहे होंगे कि अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आपको पहले मतलब समझ में आना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे मैंने आपको बोला कि तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी होनी चाहिए, तभी आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो क्विकली एक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज आपका बिल्डिंग है इन योर बैलेंस शीट। ओके, सो द बिल्डिंग, सो बिल्डिंग क्या कहते हैं, इसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये आपका कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ ये, ठीक है। सिमिलरली लाइक you need to pay some income tax liability, income tax to the income tax department. Okay, so there also you are not having any contract, and so if you are not having any contract, so then it will not be your financial instrument. Okay, income tax liability. Similarly, सपोज स्पेसिफिक पार्टीज, अगर इसमें आपका कोई अगर स्पेसिफिक पार्टीज नहीं है, लाइक सपोज इफ आई एम giving a guarantee to anyone that whoever suffers loss from the earthquake, so it can recover, he or she can recover the money from me, whatever the loss they are having. Okay, so like here, so in this कोई आपका कोई स्पेसिफिक पार्टी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो भी आपका क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। और एक ये मोड ऑफ सेटलमेंट है, वो ग्रॉस भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, ठीक है। सो नॉर्मली जो सेटलमेंट होता है वो आपका कैश या फिर इक्विटी में होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग कैश और इक्विटी, अभी हम लोग फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं क्विकली, ठीक है। तो अब ये तीन कंडीशन ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनता है। ओके, कमिंग टू द फाइनेंशियल एसेट डेफिनेशन, तो ये मैं सीधा सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ही रेफर कर रहा हूँ। ओके, so here you can see the financial asset. Okay, so financial asset is any asset that is cash and equity instrument of the another entity, of the another entity. So this is very important word, of the another entity. Okay, and the contractual right. So in the contractual right, you are having to receive the cash or the financial asset from the another entity, or to exchange the financial asset or the financial liability with the another entity under the condition that are potentially favorable to the entity. So this is your derivative. Okay, so this is your derivative, and this is your non-derivative.
And then the fourth point is where in any contract, see, in any contract where the settlement is happening in the own equity instruments. So here also it's a non-derivative and this is the derivative. So quickly मैं यहाँ पे एक बार वो बना देता हूँ अपने, ताकि आपको मेमोरी में भी रहेगा इन द पिक्चर फॉर्म. सो द फाइनेंशियल एसेट को मैंने ब्रॉड 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है. एक आपका रहता है जो सिंपल कैश, और एक आपका रहता है इक्विटी शेयर्स. ओके, सो जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. और सेकंड रहता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. सो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, सो इसमें भी आपके दो फॉर्म रहते हैं, एक नॉन डेरिवेटिव और एक आपका रहता है डेरिवेटिव. और एक आपका रहता है जो आपका सेटलमेंट जो हो रहा है वो ऑन इक्विटी शेयर्स में हो रहा है. इसमें भी आपका सेम रहता है नॉन डेरिवेटिव और एक आपका रहता है डेरिवेटिव. ओके. ओके, सो क्विकली ये आपका फाइनेंशियल एसेट हो गया. इसको मैं फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट हो गया. तो इसमें क्विकली मैं आपको यहाँ पे भी एक इसी में बता देता हूँ. डेरिवेटिव में भी तीन कंडीशंस होती है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होना चाहिए. सेकंड आपका रहता है अंडरलाइंग, और थर्ड आपका रहता है सेटलमेंट इन फ्यूचर. तो अगर ये जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आपका ये डेरिवेटिव बनता है. ठीक है. सो दिस, सो क्विकली जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. लाइक सपोज इफ यू आर हैविंग ऑप्शन, ऑप्शन आपने कॉल ऑप्शन आपने परचेज किया ऑफ रिलायंस कंपनी. ओके, क्वांटिटी से मतलब आपका 1000 क्वांटिटी है शेयर्स का, एट से मान मान लीजिए अराउंड रुपीज 1100 में आपने ये कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है. तो कॉल ऑप्शन के में जब आप बाई करते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है. सो प्रीमियम जो है वो प्रीमियम इट विल बी लेस देन 1000 इंटू जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा हो. उसे मान लीजिए मार्केट प्राइस अगर आपका अभी चल रहा है 1200, ठीक है. तो अगर आपको इक्विटी शेयर्स आपको रिलायंस के कंपनी के बाई करने तो आपको इतना देना पड़ेगा, मीन्स 12 लाख पे करना पड़ेगा. बट राइट नाउ सपोज इफ यू आर पेइंग ओनली 10,000 रुपीज. ओके, so this 10,000 rupees, so this is the initial investment where you are enjoying whatever the movement is happening. कि रिलायंस के शेयर में भी जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस जो भी मूवमेंट करेगा वो आप बेनिफिट आप एंजॉय कर रहे हो. ओके. तो यहाँ पे जो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द 12 लाख. ओके, सो इन बोथ आप जो आपका जो शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है इसमें भी ऑप्शंस में भी और एक्चुअल, और अगर आप क्या कहते हैं रिलायंस के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो दोनों का जो मार्क टू मार्केट हो रहा होता है, जो मतलब शेयर्स का जो फ्लक्चुएशन हो रहा था वो दोनों में सेम आप मूवमेंट एंजॉय कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कम हो गया कि आप 10,000 आप पे कर रहे हो और जो आप एंजॉय कर रहे हो वो आप 12 लाख का रिलायंस के शेयर के बराबर का क्या कहते हैं आप उसका एंजॉय कर रहे हो जो भी मार्केट प्राइस जो मूव हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे आकर आप देखो तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया और अंडरलाइन क्या है आपका यहाँ पे रिलायंस का शेयर हो गया. ठीक है. और सेटलमेंट इन फ्यूचर, सपोज मान लो ये दिस इज फॉर द 3 मंथ्स. तो इसका जो सेटलमेंट है कि सपोज अगर मैं क्या कहते हैं कॉल ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करता हूँ जिसका ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा है तो मेरे को 11 लाख पे करना पड़ेगा और उसके बदले फिर मेरे को 1000 नंबर ऑफ रिलायंस शेयर्स मिल जाएंगे. तो जिसका सेटलमेंट मेरा कब हो रहा है इन फ्यूचर हो रहा है. सो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करें. सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल की कॉल ऑप्शन इट्स अ डेरिवेटिव.
Okay, so quickly, just a minute. तो ये मैंने आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो अगर आपकी तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कम है, प्लस आपका अंडरलाइंग क्या है, अंडरलाइंग के बेसिस पे ही आपका उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिराइव हो रही है, और दूसरा आपका फ्यूचर में सेटलमेंट हो रहा है। ओके, तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आपका वो डेरिवेटिव कहलाता है। तो फाइनेंशियल एसेट अब क्या है कि फाइनेंशियल एसेट को मैंने क्विकली ये जो डेफिनेशन है उसको फिर मैंने पिक्चर फॉर्म में ले लिया कि कैश, इक्विटी शेयर्स, ये आपका सिंपल ये ए एंड बी हो गया। और सिमिलरली जो सी ए जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, उसमें फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये नॉन डेरिवेटिव है, और एक आपका डेरिवेटिव है जो यहाँ पे टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट अंडर द पोटेंशियल फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे नॉन डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव हो गया। तो हमेशा जस्ट क्विकली आप ये याद रखिए, कैश फाइनेंशियल जो होता है, जो मनी के टर्म्स में बात करें तो मनी आपका क्या हो गया, कैश हो गया। ओके, सो कैश आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। सिमिलरली जो इक्विटी शेयर्स है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इक्विटी शेयर इन द अदर अनदर एंटिटी सपोज लाइक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास ए लिमिटेड अगर कैश दे रहा है, सपोज मान लीजिए संभव को, और संभव उसको इक्विटी शेयर्स दे रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, सो फॉर द ए लिमिटेड ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके, टू रिसीव द कैश और द अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द अनदर एंटिटी, नो सॉरी दिस वन, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द अनदर एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स जो मिल रहे हैं, या फिर अगर आप दूसरा अगर आप एग्जांपल लीजिए कि ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स हैं, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट हुआ फॉर द ए लिमिटेड। So means A limited is holding the equity instrument of the B limited. Okay, so that is the thing. Okay, just quickly एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि which is very important for the financial instrument कि नॉर्मली फाइनेंशियल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सेटलमेंट, जो सेटलमेंट होता है अगर आपका ग्रॉस हो रहा है या फिर नेट हो रहा है, तो ग्रॉस का मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने आपको जो डेरिवेटिव का जो मैंने एग्जांपल लिया है कि डेरिवेटिव के एग्जांपल में मैंने आपको जो बोला है कि जैसे कॉल ऑप्शन है, सो कॉल ऑप्शन आपका क्या कहते हैं, दोनों फॉर्म में सेटल हो सकता है। सो कॉल ऑप्शन में सपोज मान लीजिए कि अ, अशोक ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं, रिलायंस एक ऑप्शन खरीदा है अशोक ने फ्रॉम दीपेश से। ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीदा है ऑफ रिलायंस, रिलायंस 1000 नंबर एट रुपीज 1100। ओके, एट रुपीज 1100 फॉर 3 months। सो सो क्विकली मैं यहाँ पे एक आपका टाइमलाइन बना देता हूँ कि यहाँ 0 मंथ है, ये 3rd मंथ है। ठीक है, रिलायंस का जो शेयर है ये अशोक कब एक्सरसाइज करेगा कि जब रिलायंस का शेयर 1100 से ज़्यादा होगा, तभी वो एक्सरसाइज करेगा, तभी उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। करेक्ट, आई होप आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग कि आपको कॉल ऑप्शन का मतलब समझ में आता होगा। तो सपोज मान लिया एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ यहाँ पे ये आ गया, हो गया आपका 1250। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1250 इट इज़ मोर देन योर 1100, सो डेट मीन्स अशोक विल एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे इसको जब एक्सरसाइज करता है तो अशोक में यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अशोक कैश पे करेगा। तो कैश कितना पे करेगा, 1100 इंटू 1000, सो मीन्स 11 लाख पे करेगा कैश।
और उसको फिर क्या मिलेगा, अशोक को इक्विटी शेयर्स मिलेंगे रिलायंस के, ठीक है, फ्रॉम दीपेश। सो दिस इज द ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके दोनों लेग हैं, इसको लेग्स बोलते हैं, एक ये आउटफ्लो है और एक ये इनफ्लो है। सो इसमें दोनों में अगर आप देखोगे तो एक में कैश जा रहा है और एक में इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो ऑफ द अनदर एंटिटी। तो ये आपका फाइनेंशियल, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। तो इसमें ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपका फेवरेबल कब होगा, जैसे अगर अब मैं यहाँ पे क्विकली अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, अगर मैं सेकंड की बात करूँ, टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी, ठीक है, फेवरेबल टू द एंटिटी। तो यहाँ पे एंटिटी आपका क्या हो गया, ए हो गया। सो इसके लिए फेवरेबल है क्योंकि ये 1250 अभी प्राइस है और उसने उसका एक्सरसाइज प्राइस 1100 था, सो दैट मीन्स इट इज प्रॉफिटेबल फॉर ए लिमिटेड। और दूसरा क्या तरीका है कि इक्विटी शेयर के बदले नेट सेटल हो सकता है। तो नेट क्या सेटल होगा इसका, कि बी जो है उसको कैश पे करेगा, कितना, 1250 माइनस 1100 इंटू 1000। 1000 is the number of your shares of the Reliance, and 1250 is the existing market price, that is at the end of the third month, and 1100 is your exercise price. So that is 150 into 1000, that is coming your 150 into 1000, so that means coming your 1,50,000। तो इतना बी उसको ए को पे करेगा। सो दिस इज योर नेट सेटल्ड, और ये आपका ग्रॉस सेटल्ड है। तो नेट सेटल में आपका एक ही लग रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैश है, तो ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो सिंपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जस्ट क्विकली अगर मैं बोलूँ, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कैश या फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ द अनदर एंटिटी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का मैंने आपको एग्जांपल ले लिया है जिसमें फेवरेबल है। तो फेवरेबल है तो फिर यहाँ पे आपको ये आपका फाइनेंशियल एसेट बन गया। फॉर ए लिमिटेड इट विल बी फाइनेंशियल एसेट एंड फॉर बी इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी बिकॉज इट इज अनफेवरेबल फॉर, सॉरी, अनफेवरेबल फॉर दीपेश। सो दीपेश के लिए फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश और द अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द अनदर एंटिटी। अब इसका क्या एग्जांपल है आपका, अनदर एंटिटी। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा, इसमें मैं यहाँ पे क्विकली यहीं पे लिख देता हूँ आपका, कि सपोज ए लिमिटेड ने कुछ अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए बी लिमिटेड को, ठीक है। सपोज मतलब सर्विस छोड़ दिए, गुड्स प्रोवाइड किए, गुड्स दिए बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड उसको कैश पे करेगा, एंड दैट इज ऑल्सो से आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। सो ए लिमिटेड ने गुड्स अपने प्रोवाइड किए बी लिमिटेड को। So, अगर ये देखा जाए तो ये आपका ये जो लगे ये नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ये गुड्स के बारे में बात हो रही है। बट ये गुड्स ऑलरेडी ए लिमिटेड इसको प्रोवाइड कर चुका है। तो अभी कौन सा लेग आउटस्टैंडिंग है, ये वाला लेग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और ये ऑलरेडी फुलफिल, मतलब ये लेग कंप्लीट हो चुका है ये वाला। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी बट जस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट दिस थिंग, कि ये आपका लेग कंप्लीट हो चुका है, कि आपने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। अब बी लिमिटेड को 1 महीने के बाद कैश पे करना है। तो अभी जो इन दोनों में से कौन सा लेग आउटस्टैंडिंग है, अनसेटल्ड है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो अब ये अनसेटल्ड है, तो ये अगर आप देखो तो इसको कैश पे करना है बी लिमिटेड को ए लिमिटेड के। तो ए लिमिटेड ने अपना तो अपनी अपनी क्या कहते हैं, जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर दिया बाय डिलीवरिंग द गुड्स। अब बी लिमिटेड का क्या ऑब्लिगेशन, कि कैश पे करना है ए लिमिटेड को, दैट इज आफ्टर 1 मंथ। तो ये इसमें ये वाला लेग अभी अनसेटल्ड है और ये लेग सेटल हो चुका है, मतलब ये परफॉर्म हो चुका है। तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ, ठीक है। तो क्योंकि फाइनेंशियल ये क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों है, क्योंकि आपको कैश मिलने वाला है। तो ये को कैश मिलने वाला है। अगर ये दोनों लेग क्या कहते हैं, अगर अनसेटल्ड होते हैं तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें आपको एक लेग में गुड्स आ रहा है और एक लेग में कैश आ रहा है। तो अगर दोनों लेग में कैश कैश हो या फिर एक में इक्विटी हो, इक्विटी शेयर्स ऑफ द अनदर एंटिटी से सी लिमिटेड, और कैश हो,
तभी क्या कहते हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा। तो इसलिए मैं बोला कि ये जो चीज़ है ये आपको आपको समझ में आना चाहिए कि कैश और इक्विटी शेयर ऑफ द अनदर एंटिटी क्या होता है। ठीक है। सो ये टू रिसीव द कैश और द अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द अनदर एंटिटी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर जब आपका 2 लाख पेंडिंग है, क्विकली मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। अगर यहाँ पे से मान लीजिए इक्विटी शेयर्स, ये ए है, ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। अगर इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और ये कैश पे कर रहा है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर ये दोनों लेग अगर आपके आउटस्टैंडिंग है तो। ठीक है, जस्ट मैं आपका दोनों लेग आउटस्टैंडिंग है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, फोकस। ठीक है। या फिर कैश से मान लीजिए यहाँ पे आप कैश जो दे रहे हैं वो डॉलर के फॉर्म में दे रहे हैं, और यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हैं रुपये के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, जहाँ पे दोनों लेग आपके आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपका एक लेग में से मान लीजिए कोई नॉन फाइनेंशियल आइटम है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और यहाँ पे आप उसको रुपये पे कर रहे हो, तो ये अगर दोनों आउटस्टैंडिंग है तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वाला जो लेग है दिस इज नॉट योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ये कोई इसमें कोई कैश नहीं है, कोई इक्विटी शेयर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये लेग सेटल हो चुका है, ये लेग अगर सेटल हो चुका है और ये लेग अगर सेटल हो चुका है और ओनली ये लेग पेंडिंग है, तो फिर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आना चाहिए। नाउ कमिंग क्विकली टू दिस ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या बोल रहे हैं कि नॉन डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं कि ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को for which the entity is or may be obliged to receive the variables, यहाँ receive, ये receive है नॉन डेरिवेटिव के लिए, कि यहाँ पे अगर ए लिमिटेड खुद के इक्विटी शेयर्स रिसीव करेगा। ओके, इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड, ओन इक्विटी शेयर्स के बारे में बात हो रहा है, और ये से मान लो यहाँ पे ये कैश पे कर रहा है, तो ये इस वाले इसमें कवर्ड हो रहा है कि यहाँ पे जो सेटलमेंट जो हो रहा है कि टू बी सेटल्ड लेग मींस इन दिस वन लेग इज गेटिंग सेटल्ड इन इक्विटी शेयर ऑफ द ए लिमिटेड, तो ये आपका इस वाले पॉइंट में कवर हो रहा है। ठीक है, ओन इक्विटी शेयर टू रिसीव ए वेरिएबल नंबर, तो ये आपका कोई फिक्स नहीं होना चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए, ये आपका वेरिएबल होना चाहिए। ओके, अगर ये फिक्स्ड होता है तो फिर आपका ये क्या बोलते हैं इक्विटी बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये वेरिएबल होना जरूरी है। लेकिन डेरिवेटिव के केस में अ, आप रिसीव भी कर सकते हो, आप पे मतलब आपका आउटफ्लो भी हो सकता है इक्विटी शेयर्स ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, so a derivative that will or may be settled other than by the exchange of fixed amount of the cash or the another financial asset for a fixed number of the own equity instrument. So like suppose A लिमिटेड ने एक क्या बोलते हैं कॉल ऑप्शन बी को दिया है, नॉट बी लाइक A लिमिटेड हैज परचेज्ड वन कॉल ऑप्शन। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्विकली यहाँ पे लिख देता हूँ कि A लिमिटेड has purchased one call option where और मे बी जस्ट क्विकली इसको मैं कॉल, क्योंकि कॉल हो चुका है हम लोग, तो पुट ऑप्शन परचेज्ड है, ये ध्यान रखें परचेज्ड है, सो पुट ऑप्शन वेयर ए लिमिटेड will deliver will give say 500 number of own equity shares, own equity shares uh, own equity shares to C limited, and C limited will
ओके, एट द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹100. ओके, एंड इट विल बी सेटल्ड ग्रॉस. सो ग्रॉस सेटल्ड होगा, नेट सेटल नहीं होगा यहाँ पे. अगर नेट सेटल हो रहा होता तो फिर ये आपका इस वाले पॉइंट में कवर हो जाता, ये वाला, इस वाले में सी वाले पॉइंट में कवर हो जाता है. ओके, तो अब मैं क्विकली इसका एक मैं पिक्चर बना देता हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू. ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड. सो ए लिमिटेड क्या देगा, अपने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, और उसके बदले इसको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है. ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल जो है पुट ऑप्शन का, पुट ऑप्शन मतलब, एंड दिस इज परचेज. सो परचेज सो मीन्स ए के पास राइट्स है. ठीक है, ए के पास राइट्स है ये सेल करने का अपना शेयर्स सी लिमिटेड को. ओके, तो ये आपका इस वाले एग्जांपल में कवर हो रहा है. तो क्विकली अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, हाँ, और ये क्या है, सपोज मान लीजिए ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, तो अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हो गया तो ये आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. ओके, फॉर द फिक्स्ड कैश. इस वाले एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ट्वीक करूँ कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वेरिएबल नंबर ऑफ द शेयर्स ऑन शेयर्स टू सी लिमिटेड at exercise price of 100 for the amount of for the amount of say 1 lakh रुपए. तो जो भी एक्सपायरी के टाइम पे जो भी जो इक्विटी शेयर का जो प्राइस होगा, सो 1 लाख डिवाइडेड बाई जो भी प्राइस होगा एक्सपायरी के टाइम पे, जो मार्केट प्राइस होगा ए लिमिटेड के शेयर का, तो उससे आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर इट कैन वेरी बिकॉज ऑफ मार्केट प्राइस इट इज फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, तो इसलिए ये आपका इस वाले एग्जांपल में आया है. तो जैसे यहाँ पे क्विकली क्या लिखा गया, a derivative debt will or may be settled other than by the exchange of fixed amount of cash. So 1 lakh is your fixed amount of cash or another financial asset. So another financial asset आप हमेशा ये समझ के चलिए कि ये क्या होता है कि ये क्लियर नहीं होता है. So another financial asset आपका क्या हो गया, इक्विटी शेयर्स ऑफ द अनदर एंटिटी. सो ऑलवेज जस्ट थिंक कि ये आपका इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, सो आई होप वो एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो उससे कोरिलेट कर पा रहे होगे. एंड दिस इज आल्सो लिटिल बिट ट्रिकी. ये क्या बोल रहा है कि आपके ओन ये जो ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वाले ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में क्या चीज़ नहीं आती है, आपका इसमें पुटेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है. सिमिलरली जो लिक्विडेशन के टाइम पे जो आपका कमिटमेंट है वो नहीं आता. सो डेट मीन्स सेक्शन, आई थिंक सेक्शन 16A 16B, जस्ट अ मिनट. पैराग्राफ 16 है, 16B 16C एंड 16D. सो 16C एंड 16D आपका लिक्विडेशन के बारे में बात करे और 16 है 16B आपका पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है. ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है ये डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. तो इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये डेफिनेशन का क्या मतलब आ रहा है, बिकॉज दिस इज लाइक योर कि नॉट क्लियर की मतलब इट्स लाइक योर another financial asset. So like suppose if I'm giving one example कि ये another financial asset का क्या मतलब होता है. ठीक है,
सो अनदर फाइनेंशियल एसेट, सो अगेन इफ यू रेफर तो फाइनेंशियल एसेट आपका कैश या फिर क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स हो सकता है। तो यहाँ पे जब कैश या ऑलरेडी आपका कवर्ड है, अनदर फाइनेंशियल एसेट जो आपका इक्विटी शेयर्स को बोला जाता है ऑफ द अनदर एंटिटी। ठीक है, और इसमें मेरा जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें कैश में जैसे क्या होता है कि कैश एक तो आपका प्योर कैश आ गया। ठीक है, दूसरा जैसे डेटर्स आ गए, वो भी मैं कैश में ही ले रहा हूँ, क्योंकि डेटर्स में क्या होता है कि आप डेटर्स को जब सेटल करोगे तो कैश में आपको कैश मिलेगा। सिमिलरली जो आपने लोन दिया है, तो लोन जब एक्सपायरी के टाइम पे जो आपको मिलेगा वो कैश मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने इस वाले एग्जांपल में ये इस कैश के उसमें कवर किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप जब डिवेंचर है, डिवेंचर अगर आप परचेज करते हो, तो डिवेंचर जब आप परचेज करते हो तो उसमें मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, आपको कैश मिलेगा। तो ये कैश में इसको यहाँ पे, ये तो कैश जो आपका ऑलरेडी जो प्योर कैश है, दूसरा जो अनसेटल्ड कैश है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट क्या बचता है फिर आपका, इक्विटी शेयर्स ऑफ द अनदर एंटिटी। ठीक है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए ये चीज़ को लेके। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर दिस पर्पस एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट इंक्लूड द पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाइड एज अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करते हैं। और सिमिलरली क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट दैट इम्पोज ऑन द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन टू डिलीवर टू द अनदर पार्टी ए प्रो रेटा शेयर ऑफ द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी ऑन द लिक्विडेशन। तो ये आपका किसके बारे में बात कर रहे हैं, 16C एंड 16D के बारे में बात कर रहा है। और ये ऊपर वाला जो है ये आपका 16A और 16B के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ये दो जो है ये नहीं आता है। ठीक है, एंड थर्ड क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर themselves contract for the future receipt। दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट ट्रिकी। ये भी आपको क्लासेस में कहीं कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये भी इसका क्या मतलब होता है आपका, सपोज मान लो कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से मान लीजिए आपके पास एक क्या बोलते हैं, एक वारंट है। तो वारंट में अगर आपको बोला गया है कि आपको इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं प्लस एक आपको ऑप्शंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस के बारे में ये इसको रेफर कर रही है ऑप्शन को। सो आई होप आई थिंक आपको अभी क्लियर हुआ। तो पिक्चर में अगर हम क्विकली दोबारा चले तो आप ऐसे तीन ये चीज़ को ध्यान रखिए, अम, कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, कैश, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स ऑफ द अनदर एंटिटी, देन द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव नॉन डेरिवेटिव। तो इसमें क्या हो गया आपका, जो से मानिए डेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेटर्स आ रहे हैं, और सिमिलरली डेरिवेटिव में क्या आ गया, आपके ऑप्शंस आ गए जो आपने ऑप्शंस परचेज किए। ठीक है, सिमिलरली ओन इक्विटी शेयर्स में नॉन डेरिवेटिव जो आ गया आपका, कि जो आपके जो 2 लाख है, 2 लाख में से आप कैश पे कर रहे हो और जिसके बदले आपको कहते हैं इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। और डेरिवेटिव में क्या हो गया आपका, क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो आपने पुट ऑप्शन जो परचेज किया है ऑन ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो आपको ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और सिमिलरली फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या होता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आपका ये नहीं रहता है। ठीक है, ये दो रहता है। So again, financial liability, just think from the cash and equity shares point of view only. इक्विटी शेयर्स अनदर एंटिटी की, अगर आपको फ्यूचर में कोई अगर आपको कैश पे करने से मान लीजिए क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें नॉन डेरिवेटिव एग्जांपल में। और यहाँ डेरिवेटिव में क्या रहेगा कि आपने कोई ऑप्शन राइट किया है, सेल किया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज आपका वहाँ पे जब आप सेल करते हो तो आपको ऑब्लिगेशन हो जाता है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ओन इक्विटी शेयर्स में कि जब आपका 1 लाख में ओन इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो ओन इक्विटी शेयर्स में क्या हो गया आपका, यहाँ पे अदर देन बाय द एक्सचेंज ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द अनदर कैश फॉर द फिक्स्ड नंबर ऑफ द ओन इक्विटी शेयर्स। तो ये डेरिवेटिव आ गया। तो ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ पे जो इसमें आप फाइनेंशियल एसेट में आप रिसीव भी कर सकते हो और पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव, यहाँ पे जो कैच पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपने डेरिवेटिव परचेज किया है। ठीक है, और लाइबिलिटी में क्या होगा, ये आपका डेरिवेटिव, ये यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन आप सिंपल ये समझ के चलिए कि जो आपने डेरिवेटिव परचेज द कॉल ऑप्शन। सिमिलरली
और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या होगा, रिटर्न द कॉल ऑप्शन, तो वहाँ पे आपके ऑब्लिगेशन हो जाता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और हमेशा अनदर फाइनेंशियल एसेट अगर आप भी जब भी डेफिनेशन में बोला हुआ है, सो जस्ट थिंक कि अनदर फाइनेंशियल एसेट आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ द अनदर एंटिटी है, ठीक है। और जहाँ पे भी कैश लिखा हुआ है, कैश को आप थोड़ा सा ब्रॉडली समझिए कि जो कैश है, जो आपका एक्चुअल कैश जो पड़ा हुआ है, या फिर जो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है, या फिर जो आपको फ्यूचर में जो कैश मिलने वाला है, ठीक है। जो डेटर्स में जो आपको कैश मिलने वाला है वो मैं कैश के उसमें कंसिडर कर रहा हूँ, कैश की कैटेगरी में। अदरवाइज ये आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। तो क्विकली मैं यहाँ पे भी रीड आउट कर देता हूँ। सो फाइनेंशियल एसेट्स, सो अब ये देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कैश। सो अनदर फाइनेंशियल एसेट क्या होगा आपका, अनदर फाइनेंशियल एसेट क्या हो गया आपका, इक्विटी शेयर ऑफ द अनदर एंटिटी, ठीक है। टू एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट विच आर अनफेवरेबल, जो आपका अनफेवरेबल है वो आपका यहाँ पे रहेगा कि जिसमें आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टेड डेट विल बी, तो यहाँ पे जैसे अनफेवरेबल, आप ये क्विकली ये अगर आप वैसे समझ के चलिए कि ये भी थोड़ा सा क्या कहते हैं क्लियर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे आप अनफेवरेबल का मतलब ये समझ के चलिए जो आपने कोई ऑप्शन राइट किया है, सेल किया है, वो यहाँ पे आपका लाइबिलिटी बनेगा, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर द नॉन डेरिवेटिव जो है, जो आपका से मान लीजिए दैट विल बी ऑब्लाइज टू डिलीवर, तो यहाँ पे आपको एक लेग जो है आप क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, ऑन इक्विटी शेयर्स, एंड दैट इज आल्सो वेरिएबल, और आपको उसके बदले कैश मिल रहा है, तो वो आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो नॉन डेरिवेटिव है, ओके। एंड डेरिवेटिव में क्या हो गया आपका यहाँ पे सिंपल, that will be settled other than by the exchange of the fixed amount of the cash with another financial asset for the fixed number of, तो इसमें दोनों लेग में से कुछ भी हो सकता है, या तो आप रिसीव, या तो आप अपने शेयर्स दे रहे हो, या फिर आप अपने शेयर्स रिसीव कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, रिटर्न, या फिर जो आपने अपना सेल किया है ऑप्शन, तो यहाँ पे कवर हो रहा है। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करिए, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन द क्लासेस कि ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, बिकॉज इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं अ, कि कि दिस इज लाइक योर डोमिनो इफेक्ट, की मतलब कि आपको यहाँ पे कैश बोला और अनदर फाइनेंशियल एसेट बोला है, तो लेकिन आपको कोई ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता कि अदर फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, ठीक है, और कैश क्या होता है। तो यहाँ जैसे मैंने कैश के लिए मैंने क्या बोला, जो फिजिकल कैश, या फिर जो आपको फ्यूचर में जो कैश क्या कहते हैं पे करना है यहाँ पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, तो इसलिए फिर आपको जो बाकी जो फिर बचेगा अदर फाइनेंशियल एसेट में, फिर आपका इक्विटी शेयर्स बचेगा ऑफ द अनदर एंटिटी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।